Hello to everyone. Welcome to Political Education classes. Welcome to Class 7th NCERT Complete Course Social and Political Life Part 2nd Unit 3rd Gender का आज हम चैप्टर 5 करेंगे वुमन चेंज द वर्ल्ड यानी औरतों ने बदली दुनिया को आज हम जानेंगे। लास्ट चैप्टर 4 में हमने देखा था कि किस तरह से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर के काम को काम नहीं समझा जाता है, और आज ही चैप्टर 5 में हम सभी जानेंगे कि घर के बाहर के कामों को और समझेंगे कि कैसे कि कुछ व्यवसाय यानी बिजनेस या जॉब में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेस्ट माना जाता है। और यह चैप्टर में ये भी जानेंगे कि समानता यानी इक्वलिटी पाने के लिए महिलाओं ने कैसे संघर्ष किया है। पहले भी और आज भी शिक्षा महिलाओं के लिए एक बहुत सी अपॉर्चुनिटी निर्धारित करती है, और यह चैप्टर में हम हाल ही के वर्षों में वुमेन मूवमेंट द्वारा डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देने के लिए किए जाने वाली कोशिशों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली आ जाएँ। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि भारत में 83.6% वुमेन खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, फसल काटना और भी काम शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुषों यानी मैन के बारे में ही सोचते हैं। इस बात को और डिटेल में जानने के लिए हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि रोजी मैडम की क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उनको एक एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है जिसमें मैन और वुमेन की पिक्चर उनके काम के अकॉर्डिंग बनानी है। तो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखा गया कि एक कॉलम बनाया गया जिसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैन और वुमेन की पिक्चर बनाई गई। ये बताया गया कि कौन सा वर्क मैन और वुमेन के करने के लिए लायक है। तो देखा गया कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि वुमेन को मैन के कंपेयर में कितना कमज़ोर समझा जाता है, फिजिकली और मेंटली भी। क्योंकि रोजी मैडम की क्लास के मोस्टली स्टूडेंट ने नर्स के लिए वुमेन और पायलट के लिए मैन की पिक्चर बनाई। ये करने की वजह क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर वुमेन कुछ खास तरह से काम ही अच्छी तरह कर पाती हैं, जैसे कि नर्स का काम करने योग्य हैं क्योंकि वे अधिक पोलाइट और सहनशील होती हैं। और वहीं साइंस के लिए टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है जिसमें गर्ल्स और वुमेन अधिक कैपेबल नहीं समझी जाती है। यह डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ रूढ़िवादी धारणा यानी स्टेरियोटाइप विचारधारा है, जो मोस्टली लोग इसी तरह की रूढ़िवादी धारणाओं में ट्रस्ट करते हैं। तभी मोस्टली गर्ल्स को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन और स्टडी में सपोर्ट नहीं देते हैं जो बॉयज़ को मिलता है। मोस्टली फैमिली में स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद गर्ल्स को शादी करने के लिए फोर्स किया करते हैं, जिससे कि वह शादी को अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट एम मान लेती हैं। बट आज यह स्टेरियोटाइप सोच को तोड़ा गया है, जिसका बिग एग्जाम्पल है लक्ष्मी लाकारा जी। चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में जिन्होंने स्टेरियोटाइप व्यू यानी रूढ़िवादी धारणा को तोड़ा। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी फैमिली से बिलोंग करने वाली 27 वर्ष की महिला लक्ष्मी लाकारा ने इस सोच का रुख ही बदल दिया जब उत्तरी रेलवे की वह फर्स्ट इंजन ड्राइवर महिला बनी। एक्चुअली लक्ष्मी जी के पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, बट लक्ष्मी जी ने स्कूल की पढ़ाई मन लगाकर और पूरी मेहनत से की, जिससे कि स्कूल पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक में उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया और फिर वे रेलवे बोर्ड की एग्ज़ाम दिया जिसको उन्होंने क्लियर किया। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे चैलेंज से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि ये काम गर्ल नहीं कर सकती हैं, मैं उसको करके दिखाती हूँ। लक्ष्मी जी की लाइफ ऐसे बहुत से मौके आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थीं। जब उन्होंने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उन्होंने ये तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेंगी। चलिए अब हम जानते हैं कि स्कूल कैसे हमें लाइफ को चेंज करता है और हमारी सोच को भी चेंज करता है, क्योंकि स्कूल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम एक स्टोरी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जहाँ पर जेवियर एक स्टूडेंट जिसने 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम पास किया था। एक्चुअली उसके साइंस और मैथ में बहुत कम मार्क्स आए थे, बट उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री और लैंग्वेज था, जिसमें उसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। जब ये मार्कशीट अपने पेरेंट्स को दिखाता है तो वह खुश नहीं होते, क्योंकि उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि मैथ्स में
तुम्हारे 65% आए हैं और साइंस में बहुत ही कम मार्क्स आए। और उसके फादर भी को बताती हैं तो जेवियर कहता है कि मुझे पता है माँ, बट मुझे कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि मेरा मैथ और साइंस में पढ़ना चाहता ही नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, मुझे हिस्ट्री पसंद है। उसके फादर कहते हैं कि तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा उससे कोई फ्यूचर नहीं है, तुम अपनी समझदारी से काम लो क्योंकि तुम्हें आगे जाकर एक अच्छी जॉब करनी है, तो हिस्ट्री उसमें कोई हेल्प नहीं करेगी। तुम समझदारी से काम लेते हुए मैथ्स सब्जेक्ट को चुनो और कंप्यूटर भी साथ में सीख लेना ताकि तुम्हें ईजिली जॉब मिल जाए। एक्चुअली ये स्टोरी बताने का मोटिव यही था कि हमारी फैमिली कैसे हमारे सब्जेक्ट्स और हमारी स्टडी को भी हमारे गर्ल्स और बॉयज़ के नज़रिए से देखती है और उसी तरीके से हमें बताती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पास्ट में यानी अतीत में लिखना पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे और मोस्टली बच्चे वही काम सीखते थे जो उनकी फैमिली में होता था और उनके बुजुर्ग भी वही करते थे। इस समय लड़कियों की सिचुएशन और भी ख़राब थी और उन सोशल सिस्टम में जहाँ लड़के पढ़ना और लिखना सीखते थे वहीं गर्ल्स को एक वर्ड तक सीखने की परमिशन नहीं दी जाती थी। परंतु उस समय की महिला शिक्षा योद्धा भी थीं जिन्होंने ये रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप धारणाओं को तोड़ने में कोई कमी नहीं की। वैसे ही महिला शिक्षा योद्धा जो बनी हैं वो हैं रामाबाई 1858 टू 1922। ये पिक्चर में रामाबाई अपनी बेटी के साथ हैं। वे कभी भी स्कूल नहीं गई थीं पर उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही पढ़ना लिखना सीखा और जिस वजह से उन्हें पंडित की उपाधि भी मिली। वह संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थीं जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। उन्होंने 1898 में पुणे के एक पास खेड़ा गांव में मिशन स्थापित किया जहां विधवा और गरीब महिलाओं को पढ़ाने और स्वतंत्र के साथ जीने के लिए शिक्षा दी जाती थी। यह पिक्चर में जो छापखाना यानी प्रिंटिंग का आप देख रहे हैं जहां पर बहुत सारी औरतें प्रिंटिंग का कार्य कर रही हैं, ये रामाबाई जी का मिशन आज भी चलता है क्योंकि महिलाओं को शिक्षा देने के साथ साथ उनको आजीविका के साधन भी रामाबाई जी के मिशन के तहत उनको दिए जाते थे। तभी महिलाओं को लकड़ी की चीज़ें बनाना और प्रिंटिंग करना भी सिखाया जाता था। चलिए अब हम जानते हैं एक और महिला शिक्षा योद्धा के बारे में जिनका नाम है रससुंदरी देवी। ऐसी ही एक और महिला जिनका नाम रससुंदरी देवी, जिनके द्वारा पूरे संसार को उस समय महिला की लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला। रससुंदरी देवी 1800 से 1890 का एक्सपीरियंस जानते हैं जो 200 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में रहती थी और 60 ईयर की एज में यानी 60 वर्ष की एज में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी आत्मकथा बुक का नाम था अमार जीवन, जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित फर्स्ट आत्मकथा है। वह धनवान जमींदार फैमिली की घरेलू महिला थी और उस समय वह लोगों का ट्रस्ट था कि यदि गर्ल्स पढ़ने लगेंगी तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। परंतु ये सब के बावजूद रामसुंदरी देवी ने छुपकर लिखना पढ़ना शुरू किया। उस समय वह 14 इयर्स की थीं, जो कहती हैं कि मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी। फिर मुझे एक सपना आया कि मैं चेतन भगत एक संत का जीवन पढ़ रही हूँ। फिर मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भगत यहाँ छोड़ी हुई है। फिर मैंने छुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और जब मौका मिलता मैं जाती और उस पेज के वर्ड्स का मिलान अपने याद द्वारा किए वर्ड से करने लगी। बहुत कोशिशों से एक लंबे टाइम के बाद मैंने पढ़ना सीखा और रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगत पढ़ने का अवसर दिया। उनकी आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि ऐसे भी दिन होते थे जहां दिन भर उन्हें 1 मिनट भी रेस्ट करने का नहीं मिलता था, जहां पर वे खाना तक खाने का उनके पास टाइम नहीं होता था। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को डिटेल में अपनी आत्मकथा में बताया है। एक और महिला के बारे में जानते हैं जो महिला शिक्षा योद्धा बनी, जो थी रुकैया सकवात हुसैन। चलिए अब हम जानते हैं रुकैया सकवात हुसैन और उनके लेडी लैंड के सपने के बारे में। रुकैया सकवात हुसैन एक रिच फैमिली की महिला थी। उन्होंने उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, बट उनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने का
से रोका जाता था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो गर्ल्स के सामने एक नए विचार रखती थी और जो गर्ल्स के लिए ठीक नहीं समझी जाती थी, बट बॉयज़ को वह पढ़ने की पूरी परमिशन दी जाती थी। तो रुकैया जी ने अपने भाई और बहन के सपोर्ट से बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और एक लेखिका बनी। 1905 में जब वह 25 ईयर की हुई तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में और अच्छी तरह सीखने के लिए एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्ताना का सपना। इस स्टोरी में सुल्ताना एक वुमेन यानी महिला थी जिसकी इच्छा थी कि वह लेडी लैंड जगह पर जाना चाहती थी। लेडी लैंड एक ऐसी प्लेस था जहां पर महिलाओं को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की पूरी तरह से फ्रीडम थी। इस स्टोरी में महिलाएं बादलों में से होने वाली बारिश को रोकने के तरीके रिसर्च करती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। यहाँ लेडी लैंड में मैन की बंदूकें और वॉर के लिए यूज़ होने वाले हथियारों को वुमेन की बौद्धिक शक्ति यानी मेंटली पावर से हरा दिया जाता है। यह लेडी लैंड में वह अपनी सिस्टर के साथ जाती हैं, बट तभी उनकी आंख खुल जाती है और उन्हें ये ज्ञात होता है कि लेडी लैंड सिर्फ उनका एक सपना था। रुकैया हुसैन सेल्फ एजुकेटेड होकर संतुष्ट नहीं थी। उनकी शिक्षा ने उन्हें सपना दिखाने और सिखाने का ही पावर उनको नहीं दिया था, बल्कि उससे अधिक करने की क्षमता उनके अंदर थी। तभी 1910 में उन्होंने कोलकाता में गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है। रस सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जैसी जिन्होंने शिक्षा की परमिशन नहीं मिलने के बावजूद शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बट आज जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बड़ी संख्या में जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाती हैं और स्टडी भी करती हैं, लेकिन बहुत सी गर्ल्स हैं जो गरीबी और फैसिलिटी की कमी और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और कैटेगरीज के बच्चों का इक्वल एजुकेशन फैसिलिटी देना मोस्टली गर्ल्स को आज भारत के लिए चुनौती बन गया है। चलिए अब हम जानते हैं इंडिया की सिचुएशन के बारे में कि आज भारत में शिक्षा का स्तर क्या है। प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन और स्कूल, आज के टाइम में भी बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में हर 10 ईयर में पूरे देश में जनगणना होती है और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बहुत सी बातों को जानने के लिए करते हैं, जैसे एजुकेशन में लोगों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों का रेशियो जानते हैं। 1961 की जनगणना के अकॉर्डिंग जब गर्ल्स और बॉयज़ में बॉयज़ का 40% और गर्ल्स का 15% ही पार्ट एजुकेशन में रहा था। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ की यह संख्या बढ़कर बॉयज़ और मैन की 76% हो गई थी और गर्ल्स की और वुमेन की 54% रही। अब हम एक कॉलम देखते हैं जो 2003 से 2004 का है, जिसमें एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के गर्ल्स और बॉयज़ का परसेंटेज जो उनके स्कूल छोड़ने के अकॉर्डिंग है उसको हम जानेंगे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक टेबल है जिसमें स्कूल के प्राइमरी क्लास 1 to 5 क्लास में ऑल बॉयज़ की जो रेशियो है वो 34 है, जिसमें एससी बच्चे जो बॉयज़ हैं वो 37 और एसटी बॉयज़ 49 और वहीं ऑल गर्ल्स का जो रेशियो है वो 29 है, जिसमें एससी गर्ल्स 36 और एसटी गर्ल्स 49 और टोटली 31 गर्ल्स हैं। अब हम देखते हैं कि अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 में ऑल बॉयज़ 52 हैं, जिसमें एससी बॉयज़ 57 और एसटी बॉयज़ 69 और वहीं ऑल गर्ल्स 53, जिसमें एससी गर्ल्स 62 और एसटी गर्ल्स 71 यानी टोटल 52 गर्ल्स हैं। वहीं सेकेंडरी क्लास यानी 9 to 10 में हम देखते हैं कि टोटल बॉयज़ 61 हैं, इसमें एससी बॉयज़ 71 और एसटी बॉयज़ 78 और ऑल गर्ल्स 65 हैं और एससी गर्ल्स 76 और एसटी गर्ल्स 81 हैं और टोटली 63 गर्ल्स हैं। इस कॉलम में हमने देखा कि कैसे टोटल गर्ल्स के कंपेयर में एससी और एसटी की गर्ल्स की स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो कितनी ज़्यादा है। 2001 में जनगणना में देखा गया कि एससी और एसटी गर्ल्स की तुलना में मुस्लिम गर्ल्स जो कि प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने में बहुत ही कम रेशियो है।
एससी और एसटी मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल छोड़ देने से बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे कि ग्रामीण व पुअर एरिया में स्कूल की कमी, टीचर्स की कमी, स्कूल तक पहुंचाने वाली फैसिलिटी जैसे बस, रिक्शा आदि की कमी, और कुछ फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं और मोस्टली बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसका बिग रीज़न है कि उनके साथ उनके टीचर और क्लासमेट्स डिस्क्रिमिनेशन उनके कास्ट, उनके रिलीजन के आधार पर करते हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में और उनकी आत्मकथा में जाना था कि उनकी सिचुएशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम सभी ने डीपली समझा था। इसको हम कॉलम में देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैसे बॉयज़ 34% और एससी बॉयज़ 37% स्कूल छोड़ देते हैं। चलिए अब हम महिला आंदोलनों के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। महिला आंदोलन वुमेन मूवमेंट के बारे में जानते हैं कि अब महिलाओं और लड़कियों को एजुकेशन और स्कूल जाने का अधिकार है और कानूनी सुधार भी हुए हैं, जैसे कि हिंसा के अगेंस्ट में और हेल्थ, जहां पर गर्ल्स और वुमेन के लिए पहले से बहुत बेहतर हुआ है। हाँ, ये भी बात सच है कि पूरी तरह से हम बेहतर नहीं कह सकते हैं, बट पहले और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर है और बहुत चेंजेस भी आए हैं। बट ये चेंजेस अपने आप नहीं लाए गए हैं। महिलाओं ने पर्सनली लेवल पर और यूनिटी से इन चेंजेस के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन यानी वुमेन मूवमेंट कहते हैं, जिसमें चेतना जागृत करने, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और जस्टिस हासिल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी रणनीतियों का यूज़ किया गया और अभियान चलाए गए। चलिए अब हम जानते हैं महिला आंदोलन के अभियानों के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट अभियान चलाना ये मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे 1980 के दशक में देश भर की महिला ऑर्गेनाइजेशन संगठनों ने दहेज के अगेंस्ट में महिलाओं की हत्याओं पर आवाज़ उठाई। महिलाओं को उनके पति और ससुराल वाले दहेज के लालच में मौत के घाट उतार देते थे। इसी की आलोचना करते हुए बहुत सी वुमेन सड़कों पर निकल आई और कोर्ट तक गईं। इसका एक बिग एग्जाम्पल है सत्य रानी जी, जो कि महिला आंदोलनों की एक एक्टिव मेंबर थी, जो दहेज के लिए मार दी गई। उनकी अपनी खुद की बेटी के मामले में जस्टिस मांगने के लिए लड़ाई लड़ी और लंबे केस की कानूनी कार्यवाही के बावजूद वह कानूनी फाइल से घिरी हुई हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ गईं। ऐसे ही आपस में एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन को आपस में महिलाओं ने डिस्ट्रीब्यूट किया और यह समाज का एक बड़ा पब्लिक मुद्दा बन गया और न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ फैलने लगी। दहेज से रिलेटेड कानून में बदलाव किए गए और कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया कि जो भी फैमिली ऐसी अपनी बहू को हत्या करती हैं दहेज के लालच में, उनको दोषी करार देते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। फिर 2006 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे घर के अंदर फिजिकली और मेंटली वायलेंस सह रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। और महिला आंदोलनों के अभियानों की वजह से ही 1997 में हाई कोर्ट ने वर्किंग प्लेस और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश जारी किए गए। यह आंदोलनों का एक इम्पॉर्टेंट काम समाज में अवेयरनेस यानी जागरूकता और बंधुत्व को भी बढ़ावा देना था। तभी उनकी आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। तभी उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं ने सॉन्ग्स यानी गाने, नुक्कड़ नाटक और जनसभाओं से अपने संदेश और विचार सभी लोगों के बीच पहुंचा सकें। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, तो जैसे कि किसी कानून और पॉलिसी से, तो वुमेन मूवमेंट ऐसे उल्लंघनों के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाती हैं। ये सभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन और बहुत से तरीके अपनाते भी हैं। जस्टिस के अन्य मुद्दों और वुमेन के साथ बंधुत्व जाहिर करना भी वुमेन मूवमेंट का एक पार्ट है। अभी हर साल 14 अगस्त वाधा में इंडिया और पाक के बॉर्डर पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक कल्चर प्रोग्राम करते हैं। यह पिक्चर में इंडिया और पाक के लोगों के बीच बंधुत्व रिप्रेजेंट करती हुई वुमेन्स महिलाएं हैं, जो कि अपने हाथ में कैंडल उठाई हुई हैं। और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर की महिलाएं अपने संघर्षों को याद करती हैं और साथ ही सेलिब्रेट करती हैं अपने संघर्षों द्वारा अपनी हासिल हुए अधिकारों
और जस्टिस को। इस तरह हमने ये चैप्टर 5 को कंप्लीट करते हैं और फुल डिटेल में हमने इस चैप्टर को समझा कि कैसे वुमेन अपनी पुरानी कुरीतियों, रीति रिवाजों के नाम पर उनके साथ हो रहे अत्याचारों और अपने अधिकारों से बिल्कुल अनजान होकर जी रही थीं, और कैसे वुमेन्स की लाइफ में चेंजेस आए और उसमें अवेयरनेस आई अपनी एजुकेशन, राइट्स और अपने साथ हो रहे सभी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। बट आज ये चेंजेस आज के कंपेयर में बहुत कम है। आज भी सिचुएशन कहीं ना कहीं पुरानी समय की सोच लोगों में महिलाओं के प्रति जिंदा है। हमें वो सोच को चेंज करना है। इसके लिए एक ही इलाज है, उनके ज्ञान, उनके नॉलेज को बढ़ाना। वुमेन्स को खुद भी आज समझना होगा कि हर बात जो फैमिली या समाज उन्हें कहने को करता है वो वुमेन है, इसी वजह से उनको करने पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में खुद नहीं जाती हैं। उनको खुद को ये आवाज़ उठानी होगी। अपने संघर्ष के लिए उनको खुद ये बुलंद होना होगा। तब दुनिया भर की महिलाएं एजुकेटेड होंगी और एक खुशहाल ज़िंदगी अपने सपनों को पूरा करते हुए जी पाएंगी। तब तक ये मोमेंट और संघर्ष ऐसे ही चलते रहेंगे। ओनली केवल इनके रूप चेंज होंगे बट इनका मोटिव सेम रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि इस रिलेटेड चैप्टर 5 से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इजीली क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी इशू उससे रिलेटेड होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को पढ़ाई की नीड है और किसी न किसी रीज़न से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच सके। और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 में, जो है मीडिया से रिलेटेड, जिसमें हम मीडिया को डीपली समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।